तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से तुम लोगों से बात करने के लिए आ गया। माइक चालू है फिर। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। तो हम उस दिन क्या कर रहे थे, हम उस दिन ये देखे कि पिछले साल में आईआईटी जैम में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है, कुछ नहीं मतलब क्या एकदम पढ़ना ही नहीं है, ऑलमोस्ट हम देख चुके। चलिए आज हम शुरू करते हैं एकदम प्रॉपर क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या शुरू करेंगे? लेट अस स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। उस दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया था क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काइनेमेटिक्स है क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क टू अस। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी of motion of a body without knowing its cause। तो काइनेमेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट नोइंग इट्स कॉज। कारण जाने बगैर किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करने को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? द एक लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट हैज बीन ट्रेवल। और एक और है डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था उस दिन मैं वेक्टर को कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। बुक्स में बोल्ड करके देता हूं और मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, एक तरफ सिर्फ एक एरो करके। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी द मिनिमम डिस्टेंस, हाँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन and final position, yeah, the straight line distance that joins the initial position and final position is called displacement। ये हम सभी लोगों को पता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर राशि है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगर इसको आसान भाषा में हमको समझना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। हम इस रास्ता को ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं, फिर ऐसे भी जा सकते हैं। अगर कोशिश करें तो ऐसे भी जा सकते हैं। बट अगर हम ऐसे चले जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन से चले जाए, तो ये जो येलो लाइन है ऐसे करके जाने का, ये इसका टोटल जो लेंथ है इसको भी हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर रेड लाइन से जाता है तो इसको भी हम डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम येलो लाइन से जाए तो इसको भी हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो बोला है ना,
हाँ, और ये जो फिर से एक डॉटेड लाइन है इससे भी जाता है तो हम डिस्टेंस ही बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी है ना, जो स्ट्रेट लाइन से जो जाता है ना, जो द शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस दैट जॉइंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये देखिए इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, बट यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम लोग ये बात समझ गए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्यूबॉइड हो गया, सॉरी, ये क्यूबॉइड होगा। कोई पार्टिकल यहां से शुरू करता है, ठीक है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां जाता है इस जगह। तो इसको हम ए बी सी डी बोल देते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो वीडियो पहले पॉज कर लो, ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे जो इसको क्यू भी ले लो, क्यू वेट छोड़ दो, अभी ए है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पॉज करो, पॉज करके देखो कि आंसर कितना आता है। अब चलो मैं शुरू करता हूं, ठीक है। ऐसे गया, ए से बी गया, ए स्मॉल है, बी से सी गया, फिर ए, डी से सॉरी सी से डी गया, यहां भी ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए प्लस ए इक्वल टू 3a। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हमें क्या जानना होगा कि जो दो पॉइंट है उसके बीच में स्ट्रेट लाइन, तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं ना, बॉडी डायगोनल। अगर बॉडी डायगोनल को हमें जानना है तो क्या करेंगे, पहले फेज डायगोनल का आंसर निकाल लेंगे, वो कितना होगा, √2a, ठीक है। अब इसको हम राइट एंगल होगा फिर से, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे √2a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसका ओवररूट ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ना हमको जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना होगा, √3a। एक्चुअली ये याद भी रहना चाहिए ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी लगेगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लगेगा, फिर हम क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे भैया वहां पर भी लगेगा। तो ठीक है ना। तो ये पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात कर लिए। अगर वेक्टर नोटेशन में हमें लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, ये हमारा ओरिजिन ले लिया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, RI। इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, RF। और दोनों के बीच में जो है ये तो हो गया वो डिस्टेंस वाला बात, छोड़ दो उसका। इसको क्या लिखेंगे, RI सॉरी RF माइनस RI, ठीक है। अगर इसको मॉड ले लिया तो हम इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतना। अगर इसको थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छा चलो ये पहले पूछ लेते हैं फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लिया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देख लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लिया। अब ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करो, मैंने लिख दिया। इसका क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, एक डिस्क है, सोच लो कि एक डिस्क है। जब ये डिस्क रोटेट कर रहा है तब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ए, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ए, जो जब ये रोल करना शुरू किया तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कभी ना कभी। तब पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ। आप सब लोग पहले पॉज करना, जब तक ना बने तब तक ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट का सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पहले हमको इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना, क्या है? यह निकालना है, राइट? तो इसको क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है, तो इसका ये कितना होगा? ये अगर रेडियस r है तो ये 2r है, ठीक है। और a भी कितना होता है? a यहां जब आया तो b ऊपर गया, क्या? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यही AB का मतलब ये जो लेंथ है यही वो लेंथ है। इसका कितना होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पायर, ठीक है। तो ये क्या? हाइपोटेनियस है। सो डिस्प्लेसमेंट का मॉडल मैग्नीट्यूड हम कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट परपेंडिकुलर वाला पिथागोरस थ्योरम से हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है। तो ये कितना होगा? 4r स्क्वायर प्लस स्क्वायर r स्क्वायर। r को कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा r, ये होगा आंसर, ठीक है। ये मैं बहुत करवाता हूँ, हम जब क्लास 9, 10, 11, 12 में हम पढ़ाते थे तो वहां पे तो वो एक्चुअल में हम वहां से ही शुरू किए हैं पढ़ाना, ठीक है ना, जुवेनाइल गुरुकुल करके। उसका लिंक मैं दे दूंगा पास में, ठीक है। तो कोई तुम्हारे छोटे भाई या कोई है तो उन लोगों को भी तुम लोग दिखाना। तो यही है इस प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है। तो क्योंकि टाइम बहुत जाता है ना लिखने में, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा पहले से कुछ लिख के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। दैट इज ऑल, दैट इज फाइन फॉर यू, थैंक यू। तो चलो अब हम क्या देखेंगे? स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड का मतलब क्या है? अगर हम स्पीड को लिखे स्पीड मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉड्यूलर से लिखते हैं ना इसका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन और टाइम इलप्स्ड, जो भी लिखे आप लोग, ठीक है। अब अगर आपको एवरेज स्पीड लिखने कोई बोले तो आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट से ऐसे करके गए, ठीक है। फाइन। तो इसको हम लोग इसका एवरेज स्पीड कैसे लिख सकते हैं? यहां से जाने में कितना? d1 t1 d2 t2 d3 t3 d4 t4 d5 t5। तो इसका क्या लिखेंगे? एवरेज कितना लिखेंगे?
समेशन ऑफ डी आई समेशन ऑफ टी आई। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस d1 d2 d3 d4 divided by t1 plus t2 plus t3। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस तरह से ही तो लिखेंगे। अगर कोई कंटिन्यूअस पाथ है तो ऐसा पाथ है तो क्या लिखेंगे, ऐसा पाथ है तो कितना लिखेंगे। उस समय के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ ए फंक्शन। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। पहले तो हमको लिखना पड़ेगा उस फंक्शन को, उसके बाद dx जो जिससे वेरी कर रहा है, मतलब f किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, तो x से हम dx लिखेंगे ना, x से डिवाइडेड बाय समेशन इंटीग्रेशन ओवर dx, ठीक है। तो टाइम एवरेज में हम क्या लिखेंगे, vt लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी v d t इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल टू फाइनल। तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी टोटल टाइम, कंटिन्यूअस टाइम है ना, तो इसके लिए कोई चाप नहीं है, ठीक है। फाइन, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग जब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो भी बोलो, तो वो जब पढ़ेंगे तब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लोग क्या लिखते हैं, वो नंबर एवरेज होता है, ठीक है। वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऐसे लिखते हैं, समेशन ओवर ni vi, समेशन ओवर ni, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या लिखेंगे, सॉरी दिखाई दे रहा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तब क्या लिखेंगे, v ऑफ dn dn, उससे क्या वो क्या आ जाएगा, dn डिवाइडेड बाय कैपिटल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हो जाएगा ना। अगर हम अब किसी ने हमको बोल दिया है कि डिस्टेंस एवरेज लिखो, तो अब क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये होगा डिस्टेंस एवरेज। सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वेलोसिटी का सिर्फ टाइम एवरेज नहीं होता, वेलोसिटी नंबर एवरेज हो सकता है, जो जिस भी पैरामीटर को हम लोग वेरी करेंगे उसका जनरल डेफिनेशन तो यही है, ठीक है ना, यही करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं कि वेलोसिटी, उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप सब लोग इसको नोट कर लो। तो पहला हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज स्पीड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। अगर हम इसको कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए ले ले तो ये आ जाएगा, ठीक है, टाइम एवरेज ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर एवरेज, और ये हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एवरेज टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। और अब किसी ने हमको बोल दिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख दो, ठीक है, तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख दो। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो सकता है। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट में किसी ने हम लोगों को पूछ दिया कि वेलोसिटी कितना होगा बता दो, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, डी नहीं लिखते, इसको एस लिख देते हैं, एस, ठीक है। तो पहले तो हम लोग वो टेंजेंट का फॉर्म ले लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, उसको जब छोटा छोटा करते मतलब टाइम
एकदम छोटा सा टाइम लेते, ये हो जाता है ना इंस्टेंटेनियस नॉर्मली एवरेज। मैं क्या ही लिख रहा हूँ, ये एस, ठीक है। अगर अब लिमिट करते हैं डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल एस बाई डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। इसको ही तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसको हम बंगाली में क्षणिक द्रुति बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी क्षण में, मतलब किसी क्षण में अगर हमको स्पीड निकालना है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड का बात, फाइन। अब चलते हैं हम वेलोसिटी में। अब हमने क्या देख लिया, वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। हम इसको ऐसे कर, हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, इसको भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एवरेज वेलोसिटी का सेम आ जाएगा ना, एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगा, टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 कर दे, मतलब किसी क्षण में अगर निकालना हो, मतलब किसी इंस्टेंट में निकालना हो, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी आर डी टी, दैट इज ऑल, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा था, अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हो, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन हो, तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आता है, ठीक है। अगर ये हो जाए डिस्टेंस तो क्या, एस इज ग्रेटर देन एल, सॉरी मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, हम एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अब देखो हम यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं, S is always greater than equal to L when it will be equal for a straight line motion, ठीक है, या rectilinear motion, that is a thing। अगर इसको हम T से डिवाइड कर दें तो हम ये लिख सकते हैं V is greater, मतलब speed is always greater than equal to वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। कब इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वल होगा, और बाकी समय तो चेंज, अगर डायरेक्शन सेम रहे फिर भी सेम होगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर सेम रहे तब ये किसके लिए होगा, स्पीड और वेलोसिटी के लिए, ठीक है। इसको और अच्छे से, ये तो एवरेज के लिए, मैं एवरेज के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन खत्म करेंगे। फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, जो मैंने अभी बोला, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू दिस। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने बेसिक्स के लिए दिखा दिया, ठीक है, ऑल फाइन। तो आप लोग देखो
यहाँ पे एक चीज मिस हो गया था, यहाँ पे एक वेक्टर साइन, बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट द सम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सिस क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही तो एस वेरी कर रहा है ना, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस में डाल देते हैं और इसको डिपेंडेंट एक्सिस में डाल देते हैं, फाइन। अगर हम किसी अगर डीएस डी लिख ले तो ये क्या है, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, राइट, स्लोप ऑफ एसटी कर्व मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक चीज देखिए, अगर हम ग्राफ ऐसे बना देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि देखिए टाइम के वजह से बढ़ रहा है स्टेडी हो रहा है, उसके बाद घट रहा है। बट हम जानते हैं किसी पॉइंट से अगर आप एक पॉइंट में जाओ फिर घूम के दूसरे पॉइंट में ही आ जाओ, ठीक है, डिस्टेंस किंतु अब इसको अगर एक यूनिट ले लेता है, एक, ठीक है, और ये भी तो एक यूनिट ही हो जाएगा ना, तो इसको एक यूनिट ले लेते हैं और इसको भी एक यूनिट ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना होता है, या एस लिख लेते हैं ना, 2, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो यहाँ पे ये रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ना, वो नहीं हो सकता है डिस्टेंस और टाइम का कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो तुम लोग, अगर इसको मैं एक पैरामीटर टी नॉट ले लेता हूं, तो टी नॉट से छोटा कोई टी है, मतलब इस जगह पे देखिए स्लोप ड्रॉ करे, इस सब स्लोप ही है ना, स्लोप ड्रॉ करे तो क्या हो रहा है, ये थीटा, ये थीटा, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये थीटा, बट यहाँ से क्या हो रहा है, थीटा। तो यहाँ से देखिए इसका tan थीटा अगर ले लें, थीटा इज ऑलवेज फॉर थीटा इक्वल टू समथिंग, tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन अप टू π/2, ठीक है, अप टू π/2, बट ये तो 90 डिग्री से नहीं हुआ ना, तो ये एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप था tan थीटा 1 और यहाँ पे tan थीटा 2 जो है, यहाँ पे tan थीटा 1 बड़ा है और यहाँ पे भी तो थीटा, यहाँ पे और छोटा है, बट इस पॉइंट पे देखे तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब टी नॉट से टी छोटा होता है तब डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्लोप तो यही है ना। और टी नॉट जब टी से छोटा है, मतलब टी जब टी नॉट से बड़ा है, मतलब इस एरिया में यहाँ पे v इज मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, फाइन। ये हम बोल सकते हैं क्या, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये हम यहाँ पे देख लिए ये ग्राफ। चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। यहाँ पे वो कर्व ऐसा हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा ही था एस मतलब डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, क्या, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, फाइन। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं टी, ये भी टी नॉट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सभी लोग देखो, यहाँ पे हम बनाए ये थीटा नॉट, थीटा है, ठीक है, यहाँ पे हम बनाए और सेम चीज यहाँ पे बनाए, मतलब सॉरी इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाए, फाइन।
dl dt हमारे लिए क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, टी नॉट से अगर टी नॉट से छोटा कोई टी ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 and π/2 tan theta increases for increase in theta, but tan theta decreases if theta lies in between पाई से π/2 से पाई तक। ठीक है, ये पता ही हम लोगों को, जैसे tan 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। जब t इक्वल टू टी नॉट हो, वेलोसिटी इक्वल टू 0, और t जब टी नॉट से छोटा हो, बड़ा हो, तो क्या लिख सकता है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि tan थीटा का तो वैल्यू नेगेटिव आएगा ना, तो यही हम लिख सकते हैं। तो दैट इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एसटी कर्व या एल वर्सेस टी कर्व। फाइन, यहाँ पे ग्राफिक और ग्राफिकल एनालिसिस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ जगहों पे लगता है, सिर्फ कुछ जगहों पे लगता है, और ये हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए कोर्स है, जैम के लिए। ठीक है ना, तो इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ये जितना है यही काफी है। ठीक तरीके से करो तो सब कुछ होगा, और नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सॉरी, इससे हम स्पीड लिख सकते हैं, राइट, मतलब एज वर्सेस टी कर्व से हम ये लिख सकते हैं। अगर अब हम क्या करते हैं, ds इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं, तो इससे हम इंटीग्रेट अगर करें, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वी डी टी। s का मतलब क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम v वर्सेस t कर्व बनाए, हम क्या कह सकते हैं, द एरिया अंडर, द एरिया अंडर, ये इनिशियल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives us what, डिस्टेंस। ठीक है ना, सेम चीज अगर हम देखें तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, dr dt लिखो या dl dt लिखो, जो भी लिखो। ठीक है, यहां से अब फिर से हम लोग करें, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। The area under velocity time graph gives us
डिस्प्लेसमेंट। चलो एक प्रॉब्लम करके आज का क्लास खत्म करते हैं। क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज वेक्टर v इक्वल टू आई कैप प्लस रूट ओवर ऑफ t, मतलब v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट? v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t, so I cap plus root t j cap. Calculate distance and displacement from time t equal to 0 to t equal to 9 सेकेंड। ठीक है, पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो। मैं अभी सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। ठीक है, v क्या दिया हुआ है? ये है ना, तो v का मतलब क्या होता है? ये होता है, राइट? इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनिशियली हम ले लेते हैं 0 था, तो यहाँ पे l हो गया, और ये तो कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया है? 0 to 9 सेकेंड्स। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है? आई कैप प्लस रूट टी जे कैप, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 dt। तो 0 to 9 अगर लिख ले तो dt आई कैप प्लस 0 to 9 रूट टी का मतलब क्या है? टी टू द पावर हाफ dt जे कैप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर x कोई वेरिएबल हो उसका पावर n, where n is not is equal to -1 हो, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस c इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे t टू द पावर हाफ क्या होगा? t टू द हाफ प्लस हाफ, सॉरी हाफ प्लस 1 t टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय t टू द पावर 3, और यहाँ पे तो dt है सिर्फ, तो t, ठीक है, आई कैप प्लस t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 0 to 9। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलेगा? 9 आई कैप प्लस ऊपर आ जाएगा 2/3, यहाँ पे भी 9 3/2, 9 का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 कितना होगा? 3 क्यूब मतलब 27। तो 27 को अगर 2/3 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 9, हाँ 9 to 2 18, और यहाँ पे तो जे कैप था ही, तो 9 आई कैप प्लस 18 जे कैप। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 9 आई कैप प्लस 9 ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये हो गया हमारा एल। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल दे तो क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस 18 होल स्क्वायर। तुम देख लेना, इसका मतलब इसका आंसर कितना, वो जो मीटर में होगा वहां पे हम लोगों ने वो कुछ यूनिट दिया था, चलो यूनिट लिख देते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा तो 9 निकल जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9/√5 यूनिट। ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वेलोसिटी कितना है? आई कैप प्लस √2 जे कैप। तो स्पीड क्या होगा? इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन ही ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आंसर कितना? मतलब
टी अंडर रूट 1 प्लस टी। तो एक उस साइड को हम पूछ देते हैं। कितना आया था, सॉरी, स्पीड इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 प्लस टी। तो हम स्पीड को क्या लिख सकते हैं, सेम, एकदम सेम, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट वी डी टी। और यहाँ पे लिमिट कितना है, 0 से 9 तक, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 प्लस टी हाफ जी टी। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, पहले 1 प्लस टी को अगर आप इंटीग्रेशन में थोड़ा कच्चा हो तो डी टी इक्वल टू डी पी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, बट ये लिमिट चेंज हो जाएगा। तो टी पे अगर हम 0 डाल दे तो पी कितना हो जाएगा, 1, और 9 डाल दे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी टू द पावर हाफ डीपी, फाइन। तो इसको हम यहाँ पे भी सेम पी 3/2, ठीक है। और पी को फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाँ सब्स्टिट्यूट नहीं भी कर सकते ना। तो पी टू द पावर 3/2, फाइन, 10 एंड 1, पी टू द पावर 1, इसमें क्या हो जाएगा, 1/3/2 माइनस 10 टू द पावर 3/2/3/2। तो 2/3 अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस 10 टू द पावर 3/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेशली अगर लिख दे, सॉरी मार्क आउट कर दे, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा स्पीड और ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा धीमा मैंने, क्योंकि टाइम भी बचाना है ना, अभी तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना सब कुछ, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यही पे खत्म करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। अगले वाला वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि 2-3 सम्स कर लेंगे वहां पे और सिर्फ एक्सीलरेशन का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद।